हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी आज के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो एव स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। अगर आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज भी करना चाहते हैं, तो आप लीजिए हमारा मास्टर कोर्स, जो कि काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो आप टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, और आपको पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारा पीवाई क्यूज का कोर्स अलग से भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following are the approaches of determining the financing mix for working capital? अब देखो, वर्किंग कैपिटल को आपको फाइनेंस करना है। अब वर्किंग कैपिटल के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो इसकी फाइनेंसिंग किस तरीके से होनी है, इसको लेकर अलग अलग अप्रोचेस आपके पास हैं। मैचिंग अप्रोच की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं फंड्स के। तो मैचिंग अप्रोच कहती है कि आप बिल्कुल मैचिंग कर दो, लॉन्ग टर्म वालों से परमानेंट फाइनेंस कर दो, शॉर्ट टर्म वाले से टेम्परेरी फाइनेंस कर लो। बट यहाँ पे आपकी जो कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, वो कहती है कि यार टेम्परेरी का कुछ पार्ट भी लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कर दो तो बेहतर है। और एक अग्रेसिव अप्रोच आपके पास होती है, जो कहती है कि यार परमानेंट का भी कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म से कर लो। तो ये आपकी बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटेजी हो जाती है, इसमें आपको कल को दिक्कत भी आ सकती है। तो ए, बी और डी हमारे पास तीन अप्रोचेस रहते हैं और तीन ही हमें चूज करने हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। लिस्ट वन और लिस्ट टू आपको दे रखे हैं और लीवरेजेस के फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपका 2 से मैच होगा। कंबाइंड लीवरेज में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाती है और इंटरेस्ट का भी, दोनों का एलिमेंट आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ये आपका 1 से मैच होगा। अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो दिस इज एज पर ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल लीवरेज में हमारे पास जो कंप्यूट होता है, दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो आपकी जो मैचिंग बनी है A2 B1 C4 D3, ये बनी है जी ऑप्शन नंबर 2 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। According to Walter's model of dividend, market value of share of a declining firm, डिक्लाइनिंग फर्म बोले तो जिसमें आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से नीचे है, शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट आप फर्म में रिटर्न कम कमा पा रहे हो। तो यार, इसमें बेटर ये रहेगा कि आप शेयर होल्डर को ही पैसा दे दो, वो अपने आप इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी फर्म में तो उतना रिटर्न निकल कर आ नहीं रहा है। तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर तभी मैक्सिमम होगा जब आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग जीरो रखोगे, 100% डिविडेंड पे आउट कर दोगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स यहां पे दे रखे हैं। असर्शन कह रहे हैं न्यू इशू ऑफ कैपिटल इज कॉस्टलियर देन रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आप एक बार सोचो किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कि पैसे को रिटेन कर लिया जाए, आपको अपनी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, कोई नया फैक्ट्री, कोई नया प्लांट लगाना है, तो पैसे को रिटेन करना सस्ता पड़ेगा, या फिर डिविडेंड बांट के कल को नए शेयर्स इशू करें, वो सस्ता पड़ेगा। देखो, अगर आप नए शेयर्स इशू करते हो तो उस केस में आपको फ्लोटेशन का कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है, नए शेयर इशू करने में भी काफी खर्चा हो जाता है। तो न्यू इशू ऑफ कैपिटल आप कह सकते हैं रिटेन अर्निंग से आपको महंगा ही पड़ेगा। रीजन दिया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज द रिटर्न फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द डिविडेंड इनकम। तो रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट वो है कि शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिला, अगर उनको डिविडेंड मिल जाता तो उसपे कुछ रिटर्न कमा लेते, तो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल सही है। अब असर्शन और रीजन दोनों सही तो हैं, बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके सपोर्ट में नहीं है। रीजन अगर कुछ ऐसा होता कि आपको फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह इनकर करना पड़ता है तो बिल्कुल बात बन जाती, बट यहाँ ये दोनों इंडिविजुअली सही है, बट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2। ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कौन से प्रोजेक्ट्स को करें या ना करें।
तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप देखें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे कि यार मेरे पास ए बी सी डी ये 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स को जनरेट करेंगे। उसके बाद आप प्रिलिमिनरी छटनी करेंगे। आप कहेंगे यार डी तो बिल्कुल ही बेकार है, ये तो मेरे को नहीं करना, ए बी और सी में मैं डिसाइड करता हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज योर प्रोजेक्ट जनरेशन। और इसके बाद इनका एक प्रिलिमिनरी ऊपर ऊपर से स्क्रीनिंग होगा कि यार कौन सा बिल्कुल ही नहीं करना, उसे निकाल दिया। आपने देखा ए बी और सी अब 3 बचते हैं, इनका डिटेल में इवेल्युएशन करते हैं। डिटेल इवेल्युएशन अब इनका होगा। आप एनपीवी आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह निकालेंगे और इनमें से जो बेस्ट निकला, लेट सपोज बी बेस्ट निकला, आपने बी डिसाइड कर लिया कि यार अब बी करना शुरू करते हैं। आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसको इंप्लीमेंट कर दिया। बट देखो, जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाए। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप सोच कर चले थे उसको कंट्रोल में रख के भी चलना रहता है। सो कंट्रोल आपको लगाने पड़ते हैं आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन। तो आपका जो सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा वो बन रहा है जी बी ए सी ई डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज, पैसा इनफाइनाइटली मिलता ही रहेगा एट रेगुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज एन्युटी, एन्युटी ड्यू, परपेचुटी या फिर फ्यूचर वैल्यू। देखो, एन्युटी में यूजुअली एक टाइम पीरियड रहता है। एन्युटी ड्यू मतलब एकदम इमीडिएटली आपको डे 1 पे ही पैसा मिल गया। परपेचुटी के अंदर आपको परपेचुअली, आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए पैसा मिलता रहेगा। तो परपेचुटी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये करेक्ट आंसर बनेगा, बिकॉज आपका क्वेश्चन भी इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहा है। तो दैट इज परपेचुटी, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an external technique of forex risk management? Not an external यानी कि आपको बतानी है इंटरनल। देखो, एग्जामिनर ना ऐसे घुमाता है यार, सीधा सीधा पूछ ले इंटरनल टेक्निक कौन सी है। नहीं, मैं पूछूंगा नॉट एन एक्सटर्नल। ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी फ्यूचर, नेटिंग और स्वैप। अब देखो, फॉरवर्ड फ्यूचर और स्वैप्स जो आपके रहते हैं ना, दे आर एक्सटर्नल टेक्निक्स। इसमें आप बाहर जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग से एंटर कर रहे होते हैं। बट नेटिंग आपके पास इंटरनल टेक्निक है। इसमें आप अपनी एसोसिएटेड कंपनी के साथ आप देख लेते हैं यार तेरे को मैंने कितने देने हैं, तेरे को मैंने देने हैं लेट सपोज $1,00,000 देने हैं, और तेरे से मैंने लेने कितने हैं, तेरे से मैंने लेने हैं $2,00,000। तो नेट कर लेते हैं, तू मेरे को सिर्फ $1,00,000 नेट करके पे कर दे। तो हम नेटिंग कर लेते हैं अपनी एसोसिएटेड कंपनीज के साथ। तो इंटरनली ही हमारा जो रिस्क है वो मैनेज हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग है। आपके कैपिटल बस्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स दिए हुए हैं। एनपीवी की अगर हम बात करें तो एनपीवी क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, और ये चीज आपको देखने को मिल रही है पॉइंट नंबर 3 में। सो ए 3 से मैच होगा। आईआरआर, आईआरआर आपका वो रेट रहता है जहां पे आपका एनपीवी 0 हो जाता है, जहां पे आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर हो जाते हैं। और ये चीज आपको 1 में देखने को मिल रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो इक्वेट हो गए, इक्वल हो गए। एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे आप अपने एवरेज प्रॉफिट्स को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं, और ये चीज आपको सेकंड में देखने को मिल रही है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। पीआई है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को आउटफ्लो से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे डी जो है वो 4 से मैच हो जाएगा। सो करेक्ट मैचिंग वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन? तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। कॉल इज राइट टू बाय एंड पुट इज राइट टू सेल। तो अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो पहला ऑप्शन राइट टू सेल की बात कर रहा है, तो ये तो कॉल ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड कह रहा है इट असिस्ट द होल्डर टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट अ मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी ओनली। अब एक अमेरिकन कॉल ऑप्शन होता है और एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन होता है। अब दोनों में आपको राइट टू बाय तो मिलता है। अमेरिकन कॉल ऑप्शन के अंदर आपका ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको केवल एक डेट पे ही इसको एक्सरसाइज करना है, आप विद इन अ पीरियड कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो सेकंड वाला ऑप्शन कह रहे केवल एक्सपायरी ओनली, तो ये गलत हो जाता है। ये बेसिकली आपका यूरोपियन ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपको बता रहे हैं कि आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पे कभी भी विद इन अ पीरियड एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन को, और ये चीज कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉल ऑप्शन के बारे में सही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Foreign exchange quotation, when expressed in a manner that reflects the exchange of a specified number of foreign currencies
vis-a-vis 1 unit of local currency is expressed as। तो इसके अंदर आप 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स अगर आप कर रहे हो, तो ये किस तरीके की कोटेशन हुई, जैसे आप लिख रहे हो 1 रुपी इज इक्वल टू 0.01 डॉलर, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो एक तो ये कोटेशन आपके पास हो गई, और दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हो, $1 इज इक्वल टू लेट सपोज ₹100। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ये दूसरी वाली कोटेशन है, इसे बोला जाता है डायरेक्ट कोटेशन। ये इंडिया के लिए डायरेक्ट कोटेशन है। और जो पहले मैंने लिखी थी इसे बोला जाता है इन डायरेक्ट कोटेशन। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following include the target firm's responses to acquisition efforts that do not affect the wealth of equity holders? तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपके पास ना डिफरेंट रिस्पॉन्सेज की बात करी हुई है। और देखो, अगर आपका टेक ओवर होने वाला है, आप टारगेट फर्म है, तो आप टेक ओवर से बचने के लिए कुछ रिस्पॉन्सेज जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप व्हाइट नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन पैराशूट, शार्क रेपेलेंट, पॉइजन पिल, ये सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा? स्पेसिफिक सवाल है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। एक किताब है प्यारे दोस्तों जिसमें आपको ना ये कैटेगराइजेशन दे रखी है, और उसमें लिखा हुआ है कि कौन से रिस्पॉन्स पे शेयर होल्डर को इफेक्ट पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा, किस पे वेल्थ रिड्यूस होगी, किस पे वेल्थ इंक्रीज होगी। ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। और डू नॉट इफेक्ट वाली कैटेगरी में यहाँ पे हमारे पास केवल शार्क रिपेलेंट आ रहा है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शन 3 शार्क रिपेलेंट का बनेगा। बट ये सवाल का लेवल थोड़ा सा हाई है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। Which of the following is not an example of systematic risk? तो सिस्टमेटिक रिस्क का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क आपके वो रिस्क होते हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्राइक बाय फैक्ट्री वर्कर, तो फैक्ट्री वर्कर की जो स्ट्राइक है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या पर्टिकुलर एक फैक्ट्री को इफेक्ट करेगी, पूरा ऐसा नहीं होगा कि पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। तो जिस फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई है तो वहीं तक स्पेसिफिक होने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू बी एन अनसिस्टेमेटिक रिस्क, इट इज नॉट अ सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क है, परचेसिंग पावर रिस्क है, और इकोनॉमिक रिसेशन है। ये आपकी पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे, और ये आपके सिस्टमेटिक रिस्क के एग्जांपल बन जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements is not correct? Unsystematic risk can be eliminated through diversification. अब अनसिस्टमेटिक रिस्क एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, यानी कि आप केवल एक इंडस्ट्री के शेयर मत खरीदें, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज के खरीद लें, अलग अलग सेक्टर में खरीद लें, तो आपका ये अनसिस्टमेटिक रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जो सिस्टमेटिक रिस्क है ना, वो ओवरऑल इकोनॉमी का है, उसको आप कैसे भी करके एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। कोई सा भी शेयर खरीद लो, कोई सी भी इन्वेस्टमेंट कर दो, सब में देखने को मिलेगा। तो इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी नॉट करेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगी। Capital market line is an efficient set of risk-free and risky securities, and it shows the risk-return trade-off in the market equilibrium. तो कैपिटल मार्केट लाइन बिल्कुल आपकी डिनोट करती है रिस्क फ्री और रिस्की सिक्योरिटीज के डिफरेंट सेट्स को डिनोट करती है। आप एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, तो ये आपकी कैपिटल मार्केट लाइन यहाँ पे बन जाती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को डिपिक्ट करते हुए कि यार ज्यादा रिस्क है तो फिर ज्यादा रिटर्न भी आपको मिलने वाली है। In the CAPM model, market risk of a security is measured in terms of its sensitivity to the market movements, which is referred as securities. तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास CAPM मॉडल में हमारा जो ये जो सेंसिटिविटी मेजर होता है, इट इज मेजर्ड बाय बीटा। तो बीटा बेसिकली वही बताता है कि यार एक सिक्योरिटी मार्केट के प्रति कितनी सेंसिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। सो नॉट करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 ही हमारे पास बनेगा। Which of the following statements are correct for computing the cost of equity? If dividend is expected to be constant, then dividend price approach should be used. तो अगर आपका dividend constant है तो आप dividend divided by price करके आप अपना cost of equity निकाल लें। If earning per share is expected to be constant, then earning price approach should be used. तो आप earning divided by price करके, earning yield basically इसे बोला जाता है, तो आप ऐसा करके आप अपना cost of equity निकाल लें। If earning and dividend are expected to grow at a constant rate, then realized yield should be used. अब अर्निंग एंड डिविडेंड आपके ग्रो करने वाले हैं,
तो उस केस में आपको जो पुरानी रियलाइजेशन हुई, पुराना जो आपका यील्ड है, उसको इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। आपको ग्रोथ रेट को अकाउंट फॉर करना चाहिए और ग्रोथ मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर, देन ग्रोथ अप्रोच गॉर्डन्स मॉडल शुड बी यूज्ड। अगर फ्यूचर को फोरकास्ट करना मुश्किल है तो आप ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? ग्रोथ अप्रोच को तो यूज ही नहीं कर सकते, तो ये वाला भी सही नहीं है। When the cost of equity or expectation of investors is dependent on the risk, then capital asset pricing model should be used. तो CAPM मॉडल बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट कराता है, जिसमें आप अपना रिस्क भी कंसीडर करते हैं, आप अपना बीटा भी कंसीडर करते हैं, रिस्क को भी अकाउंट फॉर करते हैं, आप रिस्क फ्री रिटर्न भी लेकर चलते हैं। तो रिस्क रिटर्न दोनों आते हैं आपके यहाँ पर, और CAPM मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सही बन रहा है। सी और डी सही नहीं है, ए और बी सही है, और उनके साथ आप ई को भी इंक्लूड कर लीजिए, सी और डी को तो नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। असर्शन और रीजन आपको यहां पे दे रखे हैं। असर्शन है लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स एंड द एसोसिएटेड बैड डेट लॉसेस। तो अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, आप सबको आसानी से क्रेडिट दे देते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि यार डिफॉल्ट भी हो सकते हैं और बैड डेट भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। रिलैक्सिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड, आपने क्रेडिट स्टैंडर्ड अपने रिलैक्स रखे हुए हैं, यानी कि लिबरल ही रखे हुए हैं, तो उस केस में आपकी सेल्स बढ़ेगी, बट क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। आपके पास पुअर क्वालिटी रिसीवेबल्स आ सकते हैं, जिसमें बैड डेट के लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे। तो असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें कह रही हैं। रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रही है, उससे लिंक्ड भी है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Arrange the logical steps under the net income approach of capital structure. तो नेट इनकम अप्रोच आपको कहती है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, और इसीलिए आप ज्यादा डेट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले कहां से शुरू करोगे? सबसे पहले आप इसी चीज से शुरू कर लो, आपकी अजम्पशन से ही शुरू कर लो। एज्यूम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट, आपकी अजम्पशन से ही हम शुरू कर लेते हैं जी। तो ये सबसे पहले आ गया हमारे पास। इसके बाद ये कहती है कि फाइनेंशियल लीवरेज जब आप इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कम रहती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपकी 3 हो गई। और कंक्लूड, देखो कंक्लूजन तो हमेशा सबसे लास्ट में ही आती है। concludes that a value of firm can be maximized by using as much debt as possible। तो कंक्लूजन सबसे लास्ट में डाल दो जी। तो ये आपका जो बना वो बना CABD, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। Arrange the following steps in fixed income portfolio process in the correct order। अब बेसिकली आपको यार कोई पोर्टफोलियो बनाना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो एक बार आप पॉइंट्स को पढ़ लो। ड्राफ्टिंग गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस विद द बेंचमार्क, सिलेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब देखो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस तो आपकी सबसे लास्ट में निकल कर आएगी, और उसका इवेल्युएशन वगैरह भी सबसे लास्ट में होगा। पहले तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो इवेल्युएशन वाला आपका लास्ट में आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए। शुरू में आप यूजुअली क्या करोगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि यार आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो आप वो ऑब्जेक्टिव अपना जो है वो सेटअप करोगे। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटीज की बात आएगी। पहले आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बनेगी, और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अपनी सिक्योरिटीज को खरीदोगे। तो अगर हम ऑर्डर बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव वाला आना चाहिए, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। और सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव हमें 1 और 2 में देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है ड्राफ्टिंग गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये आपका सबसे पहले आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो ये भी हमारे पास क्लोज बनती है, आप एक बार के लिए इसको भी लेकर चल सकते हैं, बट आगे ये पिट जाएगी, क्योंकि इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और उसके बाद अपनी सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले ई आएगा और फिर आपका सी आएगा, और लास्ट में आप अपना इवेल्युएशन करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? The role of central bank in the foreign exchange market is commercial in nature। देखो, सेंट्रल बैंक का जो रोल होता है ना, वो कमर्शियल नहीं होता, वो पैसा कमाने के लिए नहीं आता, वो रेगुलेट करने के लिए आता है। तो ये वाला तो गलत है।
forward exchange rate is the rate of that day on which the transaction has taken place. तो फॉरवर्ड वाला तो फ्यूचर का रेट होने वाला है ना, बाद का रेट होने वाला है, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस वाला रेट थोड़ी होने वाला है, तो ये भी गलत है. क्रॉस रेट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज कोट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेंसी. तो आपके पास दो करेंसीज के रेट दे रखे हैं, जैसे आपके पास रुपी और डॉलर का रेट दे रखा है, आपके पास डॉलर और पाउंड का रेट दे रखा है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रुपी और पाउंड का रेट निकाल सकते हो, इसे क्रॉस रेट बोला जाएगा. तो थर्ड वाला आपके पास बिल्कुल सही है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. A transaction that takes place when a large firm which has a small equity stake in a smaller firm decides to acquire 100% ownership of that firm is called. तो एक बड़ी फर्म है, उसका एक छोटी फर्म में थोड़ा सा स्टेक है, बट अब वो कहती है कि नहीं, मेरे को उसके अंदर पूरा 100% ओनरशिप ले लेना है. तो एक बड़ी फर्म थी और दूसरी फर्म में क्या था, एक छोटा सा स्टेक था. अब वो छोटी सी जो कंपनी थी उसको हमने अपने अंदर पूरा संभाल लिया, हमने क्या कर लिया, उसे स्पिन इन कर लिया, अपने अंदर ले लिया. ठीक है जी, तो ये स्पिन इन बन गया. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. स्पिन आउट के अंदर क्या होता है कि आप एक अपना डिवीजन को स्पिन आउट करके अलग से कंपनी वगैरह बना देते हो और बाकी तो जॉइंट वेंचर वाले पॉइंट्स है. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. Which of the following are the assumptions of Modigliani and Miller's dividend irrelevance theory? Perfect capital market, no taxes, no transaction cost and no time lag, fixed investment policy, investors behave irrationally. तो क्लियरली इन्वेस्टर्स आपके रैशनली बिहेव करेंगे, ऐसी assumption तो हम नहीं ले सकते. हम यही अज्यूम करते हैं इन्वेस्टर्स आर रैशनल, तो ये तो नहीं आएगा और बाकी सारे आ जाएंगे. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी एंड डी ओनली. यहां पे आपको डिफरेंट लीवरेजेस को उनके इंटरप्रिटेशन के साथ मैच करना है. ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो ये आपको बताता है कि आपका ईबीआईटी कितना सेंसिटिव है सेल में चेंजेस को लेकर, तो आपका ए 2 से मैच होगा. फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो ये आपका ईपीएस और ईबीआईटी की सेंसिटिविटी को बताता है कि ईबीआईटी और अगर ईबीआईटी में चेंज आ रहा है तो ईपीएस में कितना चेंज हमें देखने को मिलेगा. और कंबाइंड लीवरेज दोनों को कंबाइन कर देता है कि अगर सेल में चेंज आ रहा है तो ओवरऑल ईपीएस में कितना चेंज आएगा ड्यू टू बोथ ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल लीवरेज. डिग्री ऑफ लीवरेज की बात करें तो एक रेशियो बेस्ड क्वांटिटेटिव मेजर आप इसे बोल सकते हैं. तो मैचिंग हमारी बिल्कुल सीधी बन गई, A2 B1 C3 D4. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. यहां पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखे हैं जी. लिस्ट 1 में आपके पास डिफरेंट डेरिवेटिव के स्ट्रेटेजीज हैं और लिस्ट 2 में आपके पास उनकी डिस्क्रिप्शंस भी दे रखी हैं. तो लिस्ट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास है प्रोटेक्टिव पुट. ये बेसिकली ऑप्शन से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजीज है. तो पुट बेसिकली क्या होता है, पुट इज बेसिकली राइट टू सेल, कि आप किसी को एसेट बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं. अब एसेट आप बेचने वाले हैं तो आपके पास एक रिस्क अराइज हो गया कि यार फ्यूचर में वो एसेट आपके पास हो ना हो. आप इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेट भी साथ में खरीद लेते हैं. तो बाइंग एन एसेट अलोंग विद अ पुट ऑन इट, तो ए वाला आप 3 से मैच कर सकते हैं. इसके बाद कवर्ड कॉल की बात करते हैं. कवर्ड कॉल का क्या मतलब है, राइटिंग अ कॉल. आप कॉल राइट कर रहे हैं. देखो कॉल यूजुअली इज राइट टू बाय, बट जब आप कॉल को राइट कर रहे हैं यानी कि इस केस में आप दूसरे पर्सन को राइट टू बाय दे रहे हैं कि आप मेरे से ये एसेट खरीद लेना. अब आपसे वो एसेट खरीदेगा तो आपके पास भी एसेट होना चाहिए. तो आप अपने रिस्क को कवर करने के लिए कि यार फ्यूचर में एसेट खरीदूंगा महंगा ना हो जाए, तो आप कॉल राइट करने के साथ साथ एसेट को भी खरीद लेते हैं. तो राइटिंग अ कॉल ऑन एन एसेट अलोंग विद बाइंग द एसेट. इसके अलावा आपके पास एक तो स्प्रेड बचा है और एक लॉन्ग स्ट्रेडल बचा है जी. लॉन्ग स्ट्रेडल का मतलब है बाइंग अ कॉल एज वेल एज पुट ऑन अ स्टॉक एट द सेम एक्सरसाइज प्राइस. आप दोनों खरीद रहे हैं सेम एक्सरसाइज प्राइस पे. स्प्रेड का मतलब है कि आप कंबाइन कर रहे हैं 2 और मोर कॉल या पुट ऑप्शंस को विद डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस और मैच्योरिटी. तो आपकी जो मैचिंग यहां पे बनी इट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 2. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा और यहाँ पे हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया. आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.